अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, मद्दात का टॉपिक भी बहुत मुश्किल बना के पेश किया जाता है, जबकि ये उर्दू जुबान में भी हम मद्दात अदा करते हैं। हम कहते हैं आम या आज या आन, आन बान, आन कहते हैं ना, आन हम हमारा मुल्क, हमारी शान है। शान तो चलो अलिफ है, लेकिन आन का वर्ड मद के साथ आता है, आज का वर्ड मद के साथ आता है, आम का वर्ड मद के साथ आता है। ये अलिफ नहीं है, इसको थोड़ा सा हम खींच के पढ़ रहे होते हैं। कुरान मजीद में अ, दो चीजें, इसमें दो पॉइंट आपने नोट करने हैं, दो चीजें सीखने की हैं। नंबर वन, कि मद आती कहाँ पे है। नंबर टू, किस वजह से आती है। ये दो पॉइंट्स आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और कोशिश किया करें कि जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, आप उनको फॉलो कर लें, आगे पढ़ाने के लिए आपको आसानी रहेगी। अगर आपने किताब की टर्मिनोलॉजी फॉलो करनी है, तो वो फिर मेरे बताने की वो बनती नहीं है बात। ठीक है, आपने जिस तरह जब पढ़ाना है ना किसी को, तो आपने ये सबसे पहले क्लियर करना है कि मद आती कहाँ कहाँ पे है। कहाँ आती है मद? जहां कहीं भी कुरान मजीद में हरूफे मद्दा या खड़ी हरका, आपको मद इनके अलावा कहीं और नजर नहीं आएगी। यहाँ हरूफे मद्दा पे होती है, यहाँ खड़ी हरकत पे होती है। ठीक है, यानी कि मद आने की जगह कौन सी हुई? हरूफे मद्दा एंड खड़ी हरकत। क्यों आती है मद? तीन वजूहात की बिना पे आती है, तीन रीजंस हो सकती हैं। हरूफे मद्दा या खड़ी हरकत के बाद जज्म है, या हरूफे मद्दा और खड़ी हरकत के बाद हमजा है, या हरूफे मद्दा और खड़ी हरकत के बाद शद है। तो मद कहाँ आती है? हरूफे मद्दा और खड़ी हरकत पे। क्यों आती है? हमजा, जज्म और शद की वजह से। जब कभी भी कुरान मजीद में हरूफे मद्दा या खड़ी हरकत के बाद आपको हमजा या जज्म या शद नजर आएगी, तो वहां आपको मद नजर आएगी। और अगर मद नहीं भी लगी होगी तो आपको मद करनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है? कहाँ यस मद मैम। आती है? कहाँ मद आती है? मैम हरूफ मद्दा के बाद जज्म या हमजा या शद आ जाए तो फिर मद आती है। बिल्कुल ठीक है, हरूफे मद्दा और खड़ी हरकत के बाद अगर हमजा हो, जज्म हो या शद हो तो मद आती है। बिल्कुल ठीक हो गया। उम्मे बिलाल, आप शगुफ्ता हैं? शगुफ्ता यास्मीन? यस मैम। हाँ, ओके ओके, ठीक है। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, काफी बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सही है। अच्छा जी, हम टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमजा वाली मद होती है वो क्या होती है और उसको कैसे पढ़ा जाता है। हरूफ मद्दा या खड़ी हरकत के बाद जब हमजा आता है तो वहां पे मद आ जाती है। हमजा अपनी ओरिजिनल शक्ल में भी हो सकता है, यानी उसकी अपनी शक्ल जो कि एक स्क्रू ड्राइवर वाली शक्ल होती है, उस शक्ल का हमजा भी आ सकता है। प्लस आपको पता है कि जब अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश होती है, यानी कोई भी हरकत होती है, तो उसको हमजा बुलाया जाता है। तजवीद की रूह से उसको अलिफ नहीं कहते बल्कि उसको हमजा कहते हैं। तो ये अलिफ वाली शक्ल का हमजा हो या वो अपनी वो जो ओरिजिनल शक्ल का हमजा, जो स्क्रू ड्राइवर वाली शक्ल का हमजा है, इन दोनों सूरतों में वहां पे क्या करते हैं, दो अलिफ के बराबर मद करके अदायगी करते हैं। जो अलिफ वाली शक्ल का हमजा होगा ना, उससे पहले जो मद होगी वो आपको थोड़ी बारीक डली हुई नजर आएगी कुरान मजीद में। ठीक है, थोड़ी सी नहीं है, बारीक होती है। जो असली शक्ल का हमजा होता है, जो स्क्रू ड्राइवर वाली शक्ल का वाला जो होता है ना, उस उससे पहले जो मद होती है वो थोड़ी सी मोटी डली हुई होती है। ठीक है, इसकी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना जानना आपके लिए काफी है कि जब हमजा की वजह से मद आ रही होती है तो उसको दो अलिफ लंबा करते हैं। एंड दो अलिफ कितना होता है? एक अलिफ है जैसे बा, और दो अलिफ क्या हुआ? बा, बा, बस इतना। इसको एक्स्ट्रा लंबा नहीं करते हैं, तीन चार अलिफ लोग इसको खींच रहे होते हैं, जो सही नहीं है। इसको सिर्फ दो अलिफ लंबा करके अपने पढ़ना है। बा, जैसे यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। इज़ा जाअ तबूअ सीअत। ये ऊपर वाला जो तीन लेटर्स थे, ये असली शक्ल का हमजा है, यानी कि स्क्रू ड्राइवर वाली शक्ल का। नीचे जो है वो हमजा अलिफ वाली शक्ल का है। ला उक़सिमु यराहू अहद हादिही ईमानन क़ालू आमन्ना। तो इन दोनों सूरतों में यानी कि हमजा जब होता है तो क्या करते हैं, दो अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। और दूसरी बात कौन सी होती है? जो जज्म या शद की वजह से आती है।
जज़म या शद की वजह से जो मद आ रही होती है उसको हमने 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है, यानी वो हमजा वाली मद से थोड़ी लंबी होती है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वला वालीन है, ज़ाद ज़बर अलिफ वा, ये अलिफ मद्दा था। अलिफ मद्दा के बाद आगे आपको नजर आ रही है शद लाम के ऊपर, उस शद की वजह से अलिफ मद्दा के ऊपर मद आ जाएगी जिसको 3 अलिफ लंबा किया जाएगा। वला वालीन। आगे क्या है, तमुरूनी, वाव मद्दा था, वाव मद्दा के बाद नून के ऊपर शद आ गई है, तो वाव मद्दा के ऊपर मद आ जाएगी जिसको 3 अलिफ लंबा करेंगे। तमुरूनी, तमुरूनी। नून शद का गुन्ना भी करते हैं ना, तो इसलिए उसको नून शद पे भी रुकेंगे। फिर तहावूना, तहावूना। कुल अल्लाहु अतुहाज्जूनी। यहाँ पे दो मद्दे नजर आ रही हैं आपको इस पे में, क्योंकि दो हरूफ मद्दा थे और दोनों के बाद शद थी। हा जबर अलिफ हा, एक अलिफ मद्दा, आगे जीम पे शद है तो हा के ऊपर मद आ गई। और जूनी में नून के ऊपर शद थी, उससे पहले वाव मद्दा था तो यहाँ पे भी मद आ गई। अब ये जो आल आना वाला वर्ड है, ये हमजा की वजह से आने वाली ये एक सिंगल मद है कुरान मजीद में, यानी कि हमजा कह रही हूँ, सॉरी, जज्म। जज्म की वजह से कुरान मजीद में जो मदें आती हैं उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, ये वाली आल आना। जज्म के अलावा, जज्म की मद जो है ना, उसके अलावा कोई नहीं है। ये एक ही एग्जाम्पल पूरे कुरान मजीद में है जज्म की वजह से जो मद आ रही है, आल आना। इसके अलावा नीचे जो मद्दें आ रही हैं, अलिफ लाम मीम हा मीम, अलिफ लाम मीम सॉद, ये हरूफ मुकत्ताआत के ऊपर जो मद्दें आती हैं ये भी बेसिकली जज्म की वजह से आती हैं। जैसे आप अलिफ लाम मीम है ना, इसको हम खोल के देखते हैं ना, खोल के मीन्स के इसको अगर हम तोड़ें और इसको, इसके लेटर्स को अलग कर दें, अलिफ अलग हो गया, लाम को हम अलग खोलते हैं, लाम जबर अलिफ ला मीम साकिन, लाम। एंड आगे मीम जेर या मी, और आगे फिर मीम साकिन। ठीक है, तो लाम एक वर्ड है जिसमें मीम लास्ट का साकिन है, सेंटर में हरूफ मद्दा अलिफ है, लाम। ठीक है, आगे आ रहा है मीम। अब जब लाम का जो लास्ट का मीम है और जो मीम का स्टार्टिंग का मीम है, ये जब ये दो मीम इकट्ठे हो जाएंगे, तो हमने क्या पढ़ा था जब हम इदगाम पढ़ रहे थे, कि जब दो मीम या दो एक जैसे लेटर आगे पीछे आते हैं तो क्या हो जाता है, क्या होता है, गुन्ना किया इदगाम हो जाता है। इदगाम हो जाता है ना, इदगाम की वजह से उस पे शद आ जाती है। तो ये जो अलिफ लाम मीम का जो लास्ट, सॉरी अलिफ को छोड़े, लाम का जो लास्ट का मीम है ना, इस पे इदगाम की वजह से शद पड़ी थी लाम के ऊपर। लाम, लाम के अलिफ जो सेंटर में आ रहा है, पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं, ये पेपर पे ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। आप, आपके पास पेपर पेंसिल है तो इसको खोल के लिखें जरा, लाम लिखें, देन अलिफ लिखें, देन मीम लिखें, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देकर मीम लिखें, या लिखें, फिर मीम लिखें। ठीक है, अब लाम जबर अलिफ ला, ये सेंटर में आ गया हरूफ मद्दा, जहाँ पे हमारी मद आ सकती है। आखिरी जो मीम है वो मीम वाले अगले मीम के साथ मिलकर इदगाम करेगा और वहां पे एक शद आ जाएगी। इस शद की वजह से जो लाम के सेंटर में हरूफ मद्दा अलिफ आ रहा है उसके ऊपर मद आ रही है। समझ आ रही है आपको, लाम, यानी लाम, अगर आपसे कोई पूछे कि लाम के ऊपर मद क्यों है, तो ये किस वजह से है, शद की वजह से है, जो कि मीम के ऊपर पड़ रही है। वो शद कहाँ से आई थी, वो इदगाम की वजह से आई थी। समझ आई ये बात या नहीं आई, किसको समझ नहीं आई? मैम आ गई है। अम, और कोई बताएं, नए बच्चे बताएं ना, जिनको समझ नहीं आई वो बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये लाम पे तो जज़म की वजह से मद नहीं आती, लाम, लाम नहीं जबर बेटा, अलिफ ला, तो नहीं, मीम लाम, तो ये जज़म नहीं हो गई। नहीं, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड तो है। अम, अगर मैं, लेकिन ये पेज चला जाएगा, मैं ट्राई करूं। मिस जी ये मिस कर ले, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। हाँ टीचर का ओके, कह मैं रही ट्राई थी कि करती मिसाल बा मीम की वजह से होगा ना। हूँ। एक मिनट बेटा जी, एक मिनट मुझे जरा चेक करने दो कि व्हाइट बोर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
पड़ी हुई है लाम के ऊपर, preparing whiteboard experience. ओके, ये बोर्ड तो आ गया पर राइटिंग कैसे करनी है? ये साइड पे आ रहे हैं टूल्स, इसमें से पेंसिल सिलेक्ट करके देखिए, कोई साइड पे। अच्छा, मुश्किल काम है ये तो। जी अब नजर आ रही है स्क्रीन? हम्म, मैंने मैसेज में लिखा है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, लाम को नहीं तोड़ा, लेकिन अलिफ लाम यानी अलिफ प्लस लाम प्लस मीम, यानी यूं करके देखें नहीं जरा कुछ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यानी कि ऐसे नहीं, लाम को मीम तोड़ना। से। लोग, लाम है, फिर अलिफ है, फिर मीम है, आगे फिर मीम है, फिर या है, फिर मीम है। अब हमारे पास यहाँ दो हरूफ मद्दा हैं, एक लाम के अंदर, एक मीम के अंदर। ओके हो गया? अलिफ मद्दा लाम के अंदर है, या मद्दा मीम के अंदर है, ठीक है। अलिफ मद्दा पे क्यों मद्दा आ रही है? क्योंकि आगे दो मीम हैं। वो जब एक मीम दूसरे मीम के साथ मिलकर इदगाम कर रहा है, जो कि एक रूल है कि जब दो एक जैसे लेटर आगे पीछे आते हैं तो इदगाम हो जाता है। उस इदगाम की वजह से इस मीम के ऊपर शद आ गई, ये मीम दोनों मर्ज होके एक मीम बन गया, ठीक है। दोनों मीम मर्ज होकर एक मीम बन गए हैं और उस एक मीम के ऊपर शद आ गई है। तो ये जो लाम के ऊपर आपको शद नजर आ रही है अलिफ मद्दा के ऊपर, ये क्यों आई है? क्योंकि आगे मीम के ऊपर शद है, जो कि इदगाम की वजह से पड़ी थी। यहाँ तक समझ आई ये बात? जी जी मैम। जिसने लिखा था कि नहीं समझ आई, उसको समझ आई है? आई है मैम। ओके, गुड हो गया। तो ये वाले मीम दोनों मिलकर जब इदगाम इनका हो गया और इसके ऊपर शद आ गई, इस शद की वजह से जो अलिफ मद्दा था उसके ऊपर मद आ गई है। तो ये जो पहली मद है जो लाम के ऊपर है, ये क्यों है? ये शद की वजह से है। अगली जो मद है मीम, उसमें क्या है? उसमें देखें, मीम, आगे या मद्दा, आगे लास्ट पे क्या है? मीम है और जज्म के साथ है। मीम मीम जब हम बोल रहे हैं तो लास्ट का मीम जज्म के साथ है ना। उस जज्म की वजह से जो याए मद्दा था उसके ऊपर भी मद आ गई है। तो ये जो सेकंड वाली मद आ रही है, ये जज्म की वजह से आ रही है। समझ आई है? जी मैम। जी अब समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको समझ आ गई है? जी सबको समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि ये जो लाम के ऊपर मद है ये शद की वजह से है, जो मीम के ऊपर मद है वो जज्म की वजह से है। और जज्म और शद दोनों मदें क्योंकि हमने पढ़ी हैं कि वो तीन अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, तो इन दोनों मद की लेंथ सेम होगी। लेंथ में फर्क नहीं है, लेंथ एक जैसी है। जज्म वाली भी शद वाली भी, दोनों को हम तीन अलिफ लंबा करके पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लाम वाली मद क्यों आ रही है, वो जज्म की वजह से नहीं है, वो शद की वजह से है, जो कि इदगाम की वजह से मीम के ऊपर पड़ी थी। और मीम के जी ऊपर जो मैम, मद है लेकिन वो लास्ट के जज्म की वजह से है। जी, ये मीम पे शत फिर क्यों आई है मैम? मीम पे शत जो इदगाम है। हुआ है ना बेटा, इदगाम हुआ है ना। जब कभी दो लेटर्स एक जैसे आगे पीछे आ जी जाते हैं जी ना, तो जी मैम। उसमें उसमें क्या होता है, वो दोनों लेटर्स को मर्ज कर दिया जाता है, एक लेटर ठीक लिखा है मैम, जाता है, उसके ऊपर शद आ जाती है। ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह। चलिए, ठीक हो गया। आगे हामीम है वर्ड, हामीम में मीम के ऊपर जज्म की वजह से शद है। आगे फिर अलिफ लाम मीम स्वाद है, जो कि सेम रूल उसके ऊपर भी फॉलो होंगे, लाम और मीम। लाम पे शद की वजह से आगे ये मद, मीम के ऊपर जज्म की वजह से, स्वाद के ऊपर भी जज्म की वजह से। जितने भी हरूफ मुक़त्ताआत हैं अलग अलग, अगर हम अगर पढ़ते हैं तो उनके ऊपर जज्म की वजह से मद आती है। माइक म्यूट रखें। आपको याद होगा लेकिन मेरे ख्याल है आप लोगों ने नहीं उस तरह से पढ़ा। ये जो हम जब पढ़ाते हैं ना, लेटर्स जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसको मैं किस तरह से पढ़ा रही थी? अलिफ बा ता सा जीम हा खौ। जीम को क्यों लंबा किया जाता है?
میم اس میں 3 لیٹر ہیں، اس لیے جی ہاں جیم 3 یا لیٹر، اور میں 3 لیٹر ہیں، سینٹر والے یا کے اوپر مد آ جاتی ہے کیونکہ لاسٹ کا لیٹر سائلنٹ ہے، جیم ایسے. ہا خا کے اوپر ہم مد نہیں کر سکتے، لیکن جیم اگر آپ شروع سے جب بچوں کو پڑھائیں گے تو آپ ان لیٹرز کو جو 3 لیٹر جن کے اندر آتے ہیں، جیسے جیم ہے، سین ہے، شین ہے، صاد ہے، غاد ہے، ان کو آپ تھوڑی سی مد کر کے پڑھائیں تو تاکہ وہ ان کو نا پھر بعد میں یہ چیز سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. یعنی کہ جب آپ ان کو الفابیٹس پڑھائیں تب بھی آپ ان کو یہ مد کر کے پڑھائیں، رائمنگ وے میں پڑھائیں اور مد کر کے پڑھائیں. الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را. اب دال ذال اینڈ را کی لینتھ سیم نہیں کروائیں آپ. دال ذال را زا سین شین صاد غاد طا ظا. صاد ضاد اینڈ طا ظا کو سیم نہ پڑھائیں آپ. اس کو اسی طرح سے رائمنگ وے میں پڑھائیں گے نا تو بعد میں آپ ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرا سکیں گے کہ ان لیٹرز کو ہم نے مد کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے لاسٹ لیٹر پہ جزم آ رہی ہے، سینٹر میں حروف مد ہے، تو یہ ایک اصول ہے کہ اس کے اوپر مد آ جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم جی الحمدللہ. جی میم الحمدللہ. اچھا جی، یہاں پہ ہمارے نا رولز آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. آگے جی آگے اور کچھ خاص نہیں ہے اس میں. اچھا اب آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. یا تو ہم نیکسٹ کلاس سے جو ہے یہ جو بھی ہم نے پڑھا اس کی پریکٹس سورت کسی پہ کر لیں، جیسے سورت البقرہ سٹارٹ کر دیتے ہیں جتنا بھی ہو سکے گا، یا کوئی اور سورہ کوئی سی بھی اس کے اوپر اس کی تھوڑی سی پریکٹس سٹارٹ کر دیتے ہیں. نمبر 1 ایک یہ آپ کے پاس آپشن ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم صفات تھوڑی سی پڑھ لیں. صفات سے کیا ہوتا ہے بیسیکلی کسی بھی لیٹر کے اندر جو صفات ہوتی ہیں، جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، ان سے مل کر مخرج بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو مخرج اگر کسی کا صحیح ہے تو اٹ مینس کہ وہ صفات صحیح ہی ادا کر رہا ہوگا. لیکن اگر کسی کا مخرج ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس لیٹر کی کوئی نہ کوئی صفت مس کر رہا ہے. تو وہ صفات کا علم جو ہے نا یہ ٹیچرز کے لیے ضروری ہے، عام بندے کے لیے تو نہیں، لیکن ہاں ٹیچرز جو کہ پڑھا رہی ہیں نا ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس لیٹر میں کون کون سی کریکٹرسٹکس ہیں، کون کون سی صفات ہیں. وہ اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ اسٹوڈنٹ کو بتا سکیں گے کہ اس لیٹر میں آواز چلتی ہے جبکہ تم اس کی آواز چلا نہیں رہی ہو، تم اس کی آواز روک رہی ہو، اسی وجہ سے تمہارا لیٹر ٹھیک ادا نہیں ہو رہا. یا اس لیٹر کی آواز موٹی ہوتی ہے جبکہ تم اس کو باریک پڑھ رہی ہو، یا اس لیٹر کی آواز باریک ہوتی ہے تم موٹا کر رہی ہو، یا جو بھی اس طرح کی جو صفات ہیں. ہر لیٹر کے اندر 5 لازمی صفات ہوتی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں صفات ڈسکس کر لیتے ہیں، اگر نہیں صفات پڑھنی تو پھر ہم سورہ سٹارٹ کر لیتے ہیں. اب آپ لوگ بتا دیں کہ کیا کرنا ہے. صفات ہی پڑھ